नमस्कार साथियों, मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सम्राट चौहान। आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर जो सुर्खियों में बना हुआ है और एग्ज़ाम में आने की संभावना है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हम लोग देखेंगे जो इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें बड़े पदों पर कौन कौन से व्यक्ति आसीन हुए हैं, जिसमें से है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। अठारहवीं जो लोकसभा हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है वो कितना था? 18वीं। ठीक है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं फिलहाल में? ऑप्शन में है ओम बिरला, के सुरेश, राहुल गांधी और जेपी नड्डा। जैसे कि फोटो में है आदरणीय ओम बिरला जी। ये राजस्थान के कोटा से 3 बार सांसद चुनकर आए हुए हैं। ठीक है, और ये राजनीतिक और व्यवसायिक बैकग्राउंड से आते हैं। कौन? ओम बिरला। इनका जन्म के बारे में हम लोग बात करें तो 24 नवंबर 1962 को हुआ था। ठीक है, कोटा राजस्थान में। और ये 3 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सा? 16वीं, 17वीं एवं 23 नवंबर है। सॉरी मित्रों, पेज दे दीजिएगा। 1962 कोटा इनका आवासीय क्षेत्र है और 3 बार सांसद बन चुके हैं। ठीक है, 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 बार सांसद बन चुके हैं। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले राजस्थान विधानसभा के विधायक भी रहे हैं। ठीक है, 3 बार। तो इन्हें 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? ओम बिरला का। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इससे पहले इन्हें दूसरी बार बनाया गया है। इससे पहले 17वीं जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय भी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। यानी कि 2 बार इन्हें बनाया गया है। आगे बढ़े। ओम बिरला के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। ठीक है, जब अध्यक्ष की बारी आई तो एनडीए ने इनका नाम रखा, आगे ओम बिरला का नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को कितने भी
18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया सर्वसम्मति से। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। ठीक है, ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने। इससे पहले 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, यानी कि 2019 में। फिर दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष फिर बनाया गया है। ये कितना 2024 में इन्हें दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मौका मिला है। पहले 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए थे कौन? ओम बिरला। फिर दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? ओम बिरला। यह सर्वसम्मति से पारित हुआ। और विपक्ष की तरफ से किसका नाम रखा गया था? के सुरेश जी का। ठीक है, आगे बढ़े। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस लोकसभा सीट से सांसद बनकर आते हैं? उनका क्षेत्र कौन है? ऑप्शन में है कोटा बूंदी राजस्थान, दूसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरा है लखनऊ उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस लोकसभा सीट से सांसद बनकर आते हैं? उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? कोटा के बूंदी उनका संसदीय क्षेत्र है, राजस्थान। ठीक है, और तीसरी बार सांसद बने बीजेपी की टिकट पर। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किनके द्वारा होता है? मैं पहले बता चुका हूँ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किनके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है। ठीक है, और नवगठित लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाएगा और शपथ दिलाने के बाद वही सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। यानी कि लोकसभा के सदस्य ही मिलकर क्या चुनते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप लोग याद रखिएगा 93। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष चयन प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। आगे बढ़े। आप लोग याद रखिएगा ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? कोटा, राजस्थान। टेक्निकल टीम के द्वारा कुछ क्रम में गड़बड़ी हुआ है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। जो दूसरा है वो बहुत ही सुर्खियों में बनी हुई है, अरुंधति रॉय। ये एक अंग्रेजी की लेखिका है, विश्वविख्यात लेखिका है। ये भारतीय मूल की है। ठीक है, हाल ही में इन्हें पेन पिंडर प्राइज 2024 में इन्हें प्राप्त हुआ है। ये विश्वविख्यात लेखिका है, अंग्रेजी में लिखती है, अंग्रेजी की लेखिका है। समझ में आया? इनका नाम है
अरुंधति रॉय। चलिए देखते हैं हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा शुरुआती में आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन में है किरण देसाई, बी अरुंधति रॉय, सी निकिता लालवानी और ऑप्शन डी इंदु सुदर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा अरुंधति रॉय। ठीक है, ये अंग्रेजी की लेखिका है। ठीक है, और इनका जन्म 23 नवंबर 1961 को हुआ था। ठीक है, और ओम बिरला का कितना 24 नवंबर था ना? 23 नवंबर ना, इनका हुआ 24। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। उनका कितना था 62 और इनका 61। उनका 23 नवंबर 1962 था, इनका 24 नवंबर 1961। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा पुरस्कार मिला है? पेन पिंटर प्राइज 2024 में इन्हें प्राप्त हुआ है। ये लेखिका है अंग्रेजी की और ये हमेशा विवादों में रहती हैं। इनके अनुसार कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऐसा अक्सर ये स्टेटमेंट देती रहती है। आइए देखते हैं अगला। कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के नए महासचिव बने हैं? ऑप्शन में है एडम वाटसन, ऑप्शन बी में है जाय जॉनसन और सी केन मूडी और डी मार्क रूट। तो हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में मार्क रूट को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मार्क रूट के रूप में महासचिव किनको बनाया गया है? नाटो के नए महासचिव किनको बनाया गया है? मार्क रूट को। आप लोग नाम याद रखेंगे। ये मूलतः नॉर्वे से आते हैं। ठीक है, ये मूलतः नॉर्वे से आते हैं और ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों को पता है? हाँ, इसे मान लेते हैं दक्षिणी अमेरिका और ये है उत्तरी अमेरिका और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसको मान लेते हैं। ठीक है, और ये यूरोप। तो ये कौन सा यहाँ सागर है? ये बीच में कौन सा सागर है? हाँ, अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इधर है साउथ अफ्रीका, ये यूरोप है। बीच में कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। तो इस महासागर से शेयर करने वाले देशों को ही इस महासागर से सटे हुए जितने कॉन्टिनेंट थे और उस कॉन्टिनेंट से सटे हुए देशों को ही उसी के तर्ज पर नाटो का नाम रखा गया, जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी महासागर के तर्ज पर बनाया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का? हाँ, नाटो का ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े।
नए महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, ऑप्शन में है 19 जून को, ऑप्शन बी 22 जून को, ऑप्शन सी 23 जून को, ऑप्शन डी 25 जून को। हाँ, कब मनाया जाता है? 23 जून। ठीक है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ये विश्व भर में प्रतिभावान खिलाड़ियों को, एथलीटों को प्रेरित करने के लिए, खेल जगत को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, विशेषकर ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 23 जून को। आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़े। हम लोग को नीचे से जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, नीचे से काम कराना पड़ेगा। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? ठीक है, ऑप्शन में है ऑप्शन ए जलगांव महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कोझिकोड केरल और ऑप्शन सी सीकर राजस्थान, ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। हाल ही में सिटी ऑफ लिटरेचर कौन से जगहों को बनाया गया है, कौन से राज्य में पड़ता है वो? ऑप्शन ए में है जलगांव जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ऑप्शन बी कोझिकोड जो केरल में पड़ता है, ऑप्शन सी सीकर जो राजस्थान में पड़ता है, ऑप्शन डी भोपाल जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे, हाल ही में जो सिटी ऑफ लिटरेचर बना है उसे कोझिकोड को बनाया गया है। ठीक है, इसे साहित्य की नगरी घोषित किया गया है। ठीक है, और इसका ही नाम क्या है? कालीकट। कालीकट ही बाद में कोझिकोड बन गया जो केरल में स्थित है। और कालीकट पर कौन आया था? हाँ, जमोरिन शासक हुआ करता था। हाँ, कौन आया था? जहाज से आया था 1400 में। ठीक है, कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, वही कालीकट है जो बाद में कोझिकोड के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो केरल में पड़ता है। आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसे साहित्य शहर घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? मित्रों, ऑप्शन में है ऑप्शन ए 19 जून को, ऑप्शन बी 20 जून को, ऑप्शन सी 21 जून को, ऑप्शन डी 22 जून को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 21 जून को। ठीक है, 21 जून को विश्व संगीत दिवस
मनाया जाता है और 21 जून को ही कौन सा एक दिवस मनाया जाता है? योग दिवस। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को ही ये योग दिवस होगा, 21 जून को। और 21 जून को ही और एक दिवस मनाया जाता है जो विश्व संगीत दिवस के नाम से जाना जाता है। विश्व में संगीत प्रेमियों को, ठीक है, संगीत को प्रसार प्रोत्साहित जीवित के लिए ये दिवस मनाया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? ठीक है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है के मणिशंकर, ठीक है, ऑप्शन बी M.K. नागर, ऑप्शन सी N.S. राजा और ऑप्शन डी Y.K. गुप्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी N.S. राजा। इन्हें भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है, आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग रिवीजन करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, ऑप्शन ए है 165वां, ठीक है, और 169वां, ऑप्शन सी 172वां और ऑप्शन डी 176वां। कौन सा स्थान मिला है? 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 176वां स्थान मिला है 180 देशों में। देख लीजिए, 180 में से 180 में से कितना 180 में से कितना मिला है? 176। कोई अच्छा रैंक है? हाँ, 180 में से 176 मिला है रैंक। इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? भारत में, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बेहद ही खराब दौर से गुजर रही है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग विकास के नाम पर क्या किया जा रहा है? वनों को, पेड़ों को काटा जा रहा है विकास के नाम पर। ठीक है, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा झारखंड का एक पूरे के पूरे वन को, पूरे के पूरे जंगल को स्वाहा कर दिया गया। ठीक है, और जब जंगल पेड़ पौधे खत्म होते हैं तो मिट्टी का उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, और इसी का
का नतीजा है कि 180 देशों की सूची में से भारत का स्थान यहाँ इस पैदान पर पहुँच गया है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 114वां, ऑप्शन बी 115वां, ऑप्शन सी 116वां, ऑप्शन डी 118वां। ठीक है, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 163 देशों की सूची में से कितनावां स्थान मिला है? तो मित्रों आप लोग याद रखेंगे 116वां। ठीक है, कितने में से? इसे भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, भारत लगातार अलग अलग सूचकांक में टॉप 10 देशों की सूची में आने की जगह पिछड़ता जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। और आप लोग याद रखेंगे इस बार 2024 में सूचकांक जारी हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें 163 देशों की सूची में से भारत का स्थान 116वां है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़े। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 12 जून को, ऑप्शन बी 13 जून को, ऑप्शन सी 14 जून को और ऑप्शन डी 15 जून को। तो इसका सही जवाब होगा 12 जून। ठीक है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद कितना में वर्णित है? हाँ हाँ, याद आया कुछ? हाँ, इसमें 23-24 में वर्णित है ना? ये 23-24 में वर्णित है। तो आप कम उम्र के बच्चों को आप दिहाड़ी मजदूरी या किसी भी प्रकार से अत्याचार नहीं करा सकते। ठीक है, अमानवीय कृत्य माना जाएगा, ये अपराध माना जाएगा। अगर कम उम्र का लड़का स्कूल जाने के बजाय होटल में बर्तन मांज रहा है, ठीक है, दिहाड़ी कर रहा है, तो ये चिंता का विषय है। और ये जिस भी होटल में जिस भी संस्थान में कर रहा है वो मालिक अपराधी माना जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चों को देखें तो उन लोगों के लिए पढ़ने का व्यवस्था कर दिया जाए। ठीक है, करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे दिहाड़ी मजदूरी के लिए प्रेरित करना चाहिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए दूसरी बार, ऑप्शन बी तीसरी बार और ऑप्शन सी चौथी बार, ऑप्शन डी 5वीं बार। ये भारत के कितने बार प्रधानमंत्री बने? कितने बार? 3वीं बार। और कब से बनते आ रहे हैं लगातार? 2014 से। इसके बाद 2013 के बाद 2019 में भी जीते, फिर 2024 में जीते।
इसके बाद 24 के बाद आप लोग के संभावना है कि 27-28 में आएंगे। हाँ? ये मस्त क्वालिटी के लीडर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये मस्त क्वालिटी के लीडर है, ठीक है। ये बात करने के बाद सामने वालों को इम्प्रेस कर देते हैं। वैचारिक मतभेद अपने जगह, लेकिन एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में भी माने जाएंगे अगर व्यक्तिगत विचारों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। क्योंकि इनका फैमिली था वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं था, ये संघर्ष करके ही पहुँचे हैं, ठीक है। इनका फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं था जैसे कि राहुल गांधी का है। ये संघर्ष करके पहुँचे हैं। लोग इनके बारे में कुछ भी कहें, ठीक है। वैचारिक मतभेद को हटा दें तो लोकतंत्र में ये भी अच्छे नेता के रूप में माने जाएंगे। जो 3 बार जवाहरलाल नेहरू के बाद इनका स्थान आया है, जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, ट्रेंड में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना सर। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्रा और ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तेलंगाना सर। तो हाल ही में 11वां स्थापना दिवस देश का कौन सा राज्य ने बनाया? तेलंगाना। इसका स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014। किससे अलग हुआ? ये सर। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, ठीक है। अलग होकर तेलंगाना नामक नया राज्य बना। ठीक है, आपको याद रखेंगे ये 11वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए देखते हैं अगला। हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यहाँ पुरस्कार मिला है? मैं पहले एक बार डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए में है 51, 53, 56 और 59। कितना बार मिल चुका है? कितने हस्तियों को मिल चुका है अभी तक? 53 लोगों को मिल चुका है, ठीक है। और 2024 में बिहार के कर्पूरी ठाकुर को मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला, फिर नरसिम्हा राव को मिला, एम स्वामीनाथन को मिला और लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। तो 5 लोगों को मिलाकर अभी तक 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है 2024 तक। 2024 में 5 लोगों को मिला, ठीक है। 5 लोगों को भारत रत्न मिला और ये 5 मिलते ही कुल संख्या बढ़कर कितना हो गया? 53। आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए में है पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला देश पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है। और वर्तमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, कौन है?
को याद है? हाँ, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और उन्हीं के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता, यानी कि ये बिल अगर पूरी तरह से लागू हो जाता है तो हिंदू और मुसलमान सभी के लिए समान अधिकार होंगे, ठीक है। हिंदू बच्चियों के लिए अगर पिता के जमीन जायदाद में अगर हिस्सा मिलता है तो मुस्लिम बच्चियों को भी उनके पिता के जायदाद में हिस्सा मिलेगा बराबर, ठीक है, इक्वलिटी। और ये लागू होना बहुत ज़रूरी है और लागू करने वाला ये उत्तराखंड अपना अभी इसमें समीक्षा की तरह ड्राफ्ट बनाया जाएगा। अलग अलग राज्य इसका ड्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, ड्राफ्ट का समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें असम भी है। असम के मुख्यमंत्री उन्होंने अनाउंस किया है कि जो उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता जो बिल पास किया है उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और हम लोग भी बहुत जल्द लागू करेंगे। इसका समान नागरिक संहिता का कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है आप लोग याद रखेंगे? समान नागरिक संहिता, ठीक है, इसका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आप में से किसी को मालूम है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। संविधान के 44वें 44 अनुच्छेद आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है, ठीक है। ये DPSP में आता है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। आप लोग याद रखेंगे समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के कितनेवें आर्टिकल में है? 44। समान सिविल संहिता किसको बोलते हैं? जी, समान सिविल संहिता। हाँ, तो मित्रों ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स था जो सुर्खियों में बना हुआ है, एग्जाम में आने की संभावना है। आप लोग रिवीजन करते जाएं, बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।